गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम नज़र डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखना है www.yuktiais.in पर विजिट कर हमारे वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे फैकल्टी कौन है। फैकल्टी जल्द से जल्द और भी अपडेट होंगे। साथ ही साथ हमारे पास आउट स्टूडेंट कौन है उसको अपडेट किया जा रहा है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसमें सीडीपीओ जो है वो 15 रैंक लाए हुए हैं। और भी हमारे जो अभ्यर्थी हैं कैसे वो क्रैक किए, किस रैंक के साथ कौन से पोस्ट पर हैं, जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, देखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। टेस्ट सीरीज आपको लगातार दिया जा रहा है तो उसे देखिएगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। और ऐप पर चैट बॉक्स बनाया जाता है, चैट बॉक्स पर आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपके ग्रुप में अब चैट, मान लीजिए किसी भी चैट ग्रुप, मान लीजिए बीपीएससी आपका चैट, बीपीएससी का टेस्ट दे रहे हैं तो बीपीएससी का टेस्ट चैट ग्रुप होगा, उस पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। साथ ही यूपीएससी का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको यूपीएससी का चैट बॉक्स होगा, आप वहां पर आप उसकी समस्या अपना जो भी है वहां पर शेयर कर सकते हैं ताकि टीम आपको सॉल्व कर सके। तो जो ध्यान रखिएगा। चलिए हम कवर करते हैं आज के एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस पर आपको हर गांव, तहसील और जिले में जिले विकास तक जिले में जले विकास का दिया, यह भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई ये क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद की तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भाजपा का सम्मेलन है, ध्यान रखिए, भाजपा की क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद। यह ध्यान रखिएगा, सरकार की नीतियों और स्थानीय प्रशासन से संबंधित टॉपिक जो होता है उसके केस स्टडी के तौर पर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे दे सकते हैं कि सरकार, शासन प्रशासन या अन्य निजी संस्थान कैसे देश के विकास में सहयोग कर सकता है। अगर कभी प्रश्न पूछे तो केस स्टडी या एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप सामने रख सकते हैं, जहां पर आह्वान किया गया है कि जिला परिषद सदस्यों के विभिन्न विकास योजनाओं को जन आंदोलन बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ वर्ष 2043 तक भारत को विकसित बनाने के लिए हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दिया जलाने की बात की गई है। तो आपको जब भी इससे रिलेटेड सरकार की नीतियां, स्थानीय शासन प्रशासन से संबंधित अगर एग्जाम्पल देना हो तो क्या करना, इससे संबंधित दिशा निर्देश को, इसके संबंधित जो भी घटनाक्रम उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से राज्य में पीटी फैक्ट के तौर पर भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद हाल में गठित किया गया तीसरा पंचायती राज परिषद, तो किस पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया, ये प्रश्न हो सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर। या इस परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हुए, तो इसमें राज्यों का नाम आप देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दे सकते हैं। तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर यहाँ तैयार करना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन यहाँ से आएगा। जब भी यह डिसीजन आएगा, जिस समय आएगा, यह आपकी लैंडमार्क बनेगा राज्य के दायित्व से संबंधित। मैं आज ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। राज्यों के दायित्व के संबंधित लैंडमार्क डिसीजन आएगा। प्रशासन को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, इससे संबंधित लैंडमार्क डिसीजन आने वाला है जब इसकी अंतिम सुनवाई फैसले आएंगे। तो हुआ क्या है मामला कि जो मणिपुर में जो मामला आप लोग देखे थे, हैवानियत के सारी हदें पार कर दी गई थी। कितना भी क्यों न विरोध प्रदर्शन किया जाए, इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का हैवानियत का स्तर किसी भी आंदोलन में नहीं देखने को मिला था। वो आज़ादी के बाद की हो या उससे पहले किसी प्रकार की राजनीतिक हम लोग आंदोलन कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के आंदोलनों को, इस प्रकार के जन आक्रोशित लोगों का जब मौन समर्थन राज्य की प्रकृति के तहत मिल जाती है, अब कारक कुछ भी रहे हो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। घटना घटी ना, घटना तो घटी, इस चीज पर इम्पोर्टेंट है राज्य सरकार ने अपना दायित्व किस रूप से निर्वहन किया पहले और बाद में, यह नहीं नहीं निर्णय लिया जा सकता, इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता इस घटना के बाद कि यह घटना रोकने के प्रयास किए गए थे।
अगर यह घटना रोकने के प्रयास किए गए थे जो लगाया गया आरोपी के द्वारा, तो क्या वो एकमात्र भी अगर सत्य है तो गहन अध्ययन और अध्यापन करने की जरूरत है मणिपुर प्रशासन को। उसमें राज्य की सरकार भी आती है, प्रशासन भी आता है। जहां पर पुलिस प्रशासन अगर किसी भीड़ में ऐसी घटना घट रही है जो नैतिकता के आधार पर भी उन्हें क्या करना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार से दबा रहा हो, फिर भी, क्योंकि इस प्रकार की घटना पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के राह पर ले जाती है कि शासन प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए जाएंगे, पुलिस निष्क्रियता पर सवाल उठा दिए जाएंगे और उठना लाजमी है, और यही आधार बनाया गया भी है। मैंने आप लोग को इन संदर्भों में बताने का प्रयास किया। राज्य इसके बाद पहले क्या की है और घटना के बाद क्या की, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है। घटना के दौरान उसने क्या किया है, अगर उस समय प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उस घटना के आसपास रहा हो तो एक व्यक्ति के कार्य गतिविधि ने पूरे सिस्टम पर सवाल निशान लगा दिए, और लाजमी तौर पर आपको यह दायित्व तो होना चाहिए था उस पुलिस प्रशासन को कि आपके कार्य राज्य के प्रशासन के कार्य होते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष का निजीगत कार्य नहीं है, जहां पर आप भीड़ में खड़ा होकर उस घटनाक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद जब तक ऑर्डर नहीं आएगा रिएक्शन नहीं दीजिएगा। ऑर्डर तो बाद में बात की चीज़ें थी ना। और इस प्रकार की घटनाओं में क्या ऑर्डर कभी नेगेटिव आएगा, ये तो सोचने वाली बात है। कभी भी आएगा पॉजिटिव आएगा। हम किसी की हत्या तो वो तो नहीं रोक रहे थे ना, हत्या करने के जैसे कार्य तो नहीं कर रहे थे, या किसी को हमको अरेस्ट करना था इस आधार पर नहीं कि वो क्रिमिनल है, पहले कोर्ट से लीजिए ऑर्डर तब आएगा, इस प्रकार की तो चीज़ें नहीं थे। यह नैतिकता से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न थे, जिस पर स्वनियमन का प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वनिर्णय और स्वनियमन, नियमन का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात स्वयं का नियम होना चाहिए, स्वयं का निर्णय होना चाहिए। यही आपको क्या करेगा, आपको इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस निष्क्रियता को रोका जा सकता है, जो कार्य गतिविधि करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या इस घटना के बाद जो पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता देखी, वहाँ स्वनिर्णय के कॉन्सेप्ट कहीं धूमिल पड़े हुए हैं, या स्वनियमन का कॉन्सेप्ट क्या वर्तमान रूप में प्रभावी नहीं दिखता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम बात पर चर्चा कब करेंगे, जब इस पर निर्णय आ जाएगा। फिलहाल इसी मुद्दे को देखिएगा, आगे जो बात होगी। एक पीटी फैक्ट भी याद रखिएगा, जो भी मून चंद्रयान 3 से संबंधित मिशन का टर्मिनोलॉजी है, 1 सेकेंड, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी मून मिशन से संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी है, उसे आप लोग अच्छे से देख के जाना है। पीटी फैक्ट के तौर पर यहाँ से प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको इस टॉपिक में दिख रहा होगा कि डिब्यूस्टिंग क्या है। डिब्यूस्टिंग क्या है, अर्थात धीमा करने की प्रक्रिया को डिब्यूस्टिंग कहा जाता है, जिसमें मान लीजिए जो यान लगा हुआ उसमें से जो लैंडर होगा, जो प्रक्रिया उतारी जाएगी लैंडर मॉड्यूल में, ध्यान रखें उसको अलग करके क्या करना है, धीरे करने की प्रक्रिया, जो गति है उसको धीरे करने की प्रक्रिया, ताकि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। क्लियर है? तो आपको चंद्रयान चंद्रमा के सबसे नज़दीकी अभी दूरी पर है ना, चंद्रयान सबसे नज़दीकी दूरी पर है। यह जो गति स्पीड है उसको कम करने की प्रक्रिया को क्या है, डिब्यूस्टिंग कहा जाता है। तो इसे अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आपको आएंगे तो उसे अच्छे से कवर करते चलना है। और लैंडर मॉड्यूल में जो लैंडर है वो विक्रम है, रोवर जो होगा प्रज्ञान, जो चंद्रयान 2 में भी इसका नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिए, अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेड वर्जन में आपको ये सब चीज़ें कवर की जाएगी, जो आपको लाभ देगा। यहाँ प्रश्न आपको पूछा जाएगा यहाँ से। अल नीनो का प्रभाव आपको देखने को मिला है। 100 वर्ष में सबसे सूखा अगस्त महीना है। तो मैंने अल नीनो, एल नीनो सभी पर चर्चा पहले के वीडियो में कर चुका हूं। आपको पीडीएफ जो 180 पीडीएफ आपको ऐप पर अपलोड है, आप लोग उसको बार बार रिवाइज कीजिए। नए पीडीएफ तभी मिलेंगे जब नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट आएंगे। आप उन सारे पीडीएफ को 10 से 15 बार रिवाइज कीजिए, वो अधिकतम लाभ देगा। और जो वीडियो आपको है यूट्यूब पर पड़ा हुआ, जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो भी वीडियो 2023 के हैं
उस सारे वीडियो आपको बार बार रिवाइज करने। जरूरी नहीं कि हम आज का न्यूज़ देख लिए तो आज ही समाप्त हो जाएगा। आपको यूपीएससी और स्टेट टीसीएस क्लियर करना है ना, तो क्या करना है, बार बार इस चीज़ों को रिवाइज करना। जितना बार देखिएगा, जितनी अधिक बार आप उसे रिवाइज कीजिएगा, उसका ड्यूरेशन उतना कम होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी मान लीजिए 40 मिनट का वीडियो आप देख रहे हैं, तो कुछ ही समय के बाद फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा तो ये 10 से 15 मिनट में कवर होने लगेगा। 10 से 15 मिनट में अगर जिस दिन आप कवर करने लगे टॉपिक को, तो ध्यान रखिएगा आप सिलेक्शन के करीब होइए, क्योंकि वो आप उन स्टूडेंटों से अलग रहिएगा जो साल भर टॉपिक को रिवाइज करने में समय बिताते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं उन सारे टेक्निकों को कवर करता हूं, और जल्द ही जो भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक गूगल मीट का प्रोग्राम रखा जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है आप लोग बहुत निष्क्रिय हो जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, वो समस्या है, उस पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी ताकि उसको सुधारा जा सके। मैं उन सारे अवसरों को अपनाऊंगा जिससे आपका लाभ हो। आप लोग नहीं भी लिखिएगा ना, मैं लिखवाऊंगा आप लोग से, क्योंकि रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। आप लोग शायद रिजल्ट नहीं चाहिए, पर मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको सारे सपोर्ट किए जाएंगे, नहीं तो समस्याएं विकट हो जाएगी आप लोग के लिए। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यह यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के प्रभाव वाले टॉपिक से पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न, एल नीनो का बढ़ता प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, या जलवायु परिवर्तन ने नए नए प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया है। जिस प्रकार से अल नीनो प्रभाव दिखा रहा है, क्या वो जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो ध्यान रखिएगा, 1901 से लेकर वर्तमान तक धान और गेहूं जो सोयाबीन की फसलें हैं, उत्पादन पर असर पड़ा है। 2020 में क्या हुआ, सर्वाधिक गर्म स्थिति रहा आपको एल नीनो के कारण। ध्यान रखिएगा, एल नीनो क्या होता है, एल नीनो हमेशा को आपको इस प्रकार से प्रभाव में लाया है जिसके आधार पर वर्षा कम हो गई है। मानसून के उम्मीद के मुताबिक जोर से नहीं पकड़ा। अंत के महीने में दक्षिण और पश्चिमी मार्ग का वर्षा क्या हुई, भारी कमी दर्ज की गई, और देखने को मिला है देश में इस माह में औसतन 180 मिलीमीटर 7 इंच से कम वर्षा हुई, जो देश के अगस्त के पहले महीने 17 दिनों में 90.7 मिलीमीटर अर्थात 3.6 इंच वर्षा हुई, जो सामान्य से 40% कम है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभाव जलवायु परिवर्तन का रहा है। इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, नीचे टॉपिक पर आएंगे। प्रधानमंत्री ने साझा किया देश का विकास रथ। देखिए, टॉपिक मुझसे छूट गया लिखना। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2, 3 में आएगा, दोनों जगह, जहां पर आपको सरकार के नीतिगत फैसले और भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास से संबंधित टॉपिक जो है, उसके विकास में जो योगदान रहा उसके संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन संदर्भों को समझने के लिए पिछले 10 वर्षों में सुधारे गए आर्थिक स्थिति को समझिएगा कि 10 से 20 लाख आय वर्ग के आबादी का 3.8% वृद्धि हुआ है। 20 से 50 लाख आय वर्ग में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, और 50 लाख से 1 करोड़ आय वर्गों के लोगों की संख्या में 0.2% की वृद्धि हुई। 1 करोड़ से अधिक आय वाले में 0.2% की बढ़ोतरी हुई, अर्थात जो 10 लखिया से करोड़पतिया लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हुई है। सिंपल सा अर्थ समझिएगा। उसके बाद एसबीआई का रिपोर्ट आया, जहां पर यह बताया गया है कि आरटीआई दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष में 2022-23 में 7 करोड़ से बढ़कर 2047 तक 48 करोड़ हो जाएगा। जो आईटीआर जो होता है, इनकम टैक्स, वो भरने के लिए ध्यान रखिए संख्या 48 करोड़। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से कुछ महीने पहले ही क्या बोला था, जब प्रत्यक्ष कर देनों की संख्या में वृद्धि होगी तो देश का विकास सर्वांगीण होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर तो सभी दे ही रहे ना, प्रत्यक्ष कर एडिशनल होता है, जिससे सरकार को यह पता होता है कि इस साल मुझे कितना रेवेन्यू होने वाला है प्रत्यक्ष कर के तौर पर। ध्यान रखिए, जितने भी विकसित देश हैं उन देशों में इनकम टैक्स अर्थात जो प्रत्यक्ष कर होता है वो डायरेक्ट आपको देखने ज़्यादा अधिक मात्रा में देते हुए देखेंगे। जहां पर हम स्वीडन की बात करते हैं, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, स्वीडन, ये सब देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो डायरेक्ट जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स जो होता है, ध्यान रखिएगा उसकी संख्या 55% से लेकर
98% तक रहा है। जैसे फिनलैंड, आयरलैंड, आपको 80-90% वहाँ होता है कि टैक्स लोग देते हैं, अपने आय पर टैक्स देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह भारत में प्रवृत्ति जैसे जैसे बदलेगी, विकास के दर और भी बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना। इसके साथ आपको रिपोर्ट, एसबीआई रिपोर्ट में यह भी बोला गया 22.4% कामगार टैक्स देते हैं। वर्ष जो है 47 तक यह बढ़कर 85% हो जाएगी। तो 22% लोग ही अभी टैक्स दे रहे हैं, पर अब यह बढ़कर 47 तक जब 85 आएगा तो हमारा देश भी विकसित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर एक सहायक के तौर पर यह काम करेगा। अगले 10 वर्षों के निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोग 13.6% लोग जो होंगे मध्यम वर्ग या फिर उच्च वर्ग में शामिल हो जाएंगे। तो 13 पॉइंट जो प्रतिशत जनसंख्या इसके आय में सृजन होगा, इसका कहने का अर्थ है। पिछले 10 वर्षों में 5 से 10 लाख रुपए जो सालाना कमाने वाले लोग हैं उसकी संख्या में 8.5% की वृद्धि हुई है। तो यह संख्या भी बढ़ोतरी हुई है, देखने को मिली है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कितने वर्ग में कितने लोगों ने दाखिल किया है आईटीआर अर्थात टैक्स, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह संख्या दी गई है। थोड़ा सा इसको एक बार नज़र रखिएगा, बस याद नहीं करना, नज़र रखना है कि संख्या सर्वाधिक कहाँ है। तो आप देखते होंगे 5 से 10 लाख और आपको 45, जब 10 से 20 लाख इसकी संख्या देखिएगा आप लोग, आंकड़े आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, आंकड़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद 20 से 25 लाख में ये भी आंकड़ा देखना है। तीनों से अंतर आप लगा सकते हैं किन वर्गों का योगदान अधिक है। अब इसमें देखिए, प्रधानमंत्री ने साझा किया देश की विकास यात्रा यहाँ पर 2047। अब मैं आप लोगों को कुछ महीने से ही बोल रहा हूँ बार बार कि 2047 की चर्चा आपके एग्जाम में भी दिखेंगे। इसके जितने भी डायग्राम डायलेमा से प्रश्न बनते हैं आपको सबको तैयार करना है, उसको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे 4 दशक बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस जाएंगे जो हो, यह आंकड़ा आपको पीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पूछ सकता है। और यह भी मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या ग्रीस के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध जो मिडिल ईस्ट देश है उसके उसके उसको संतुलित करने के लिए आवश्यक है या आवश्यक संदर्भ समझा जा रहा है। इससे संबंधित आपको मेंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर तुर्कियों के द्वारा जो भारतीय आलोचना की जाती है उसको भरने का काम ग्रीस जैसे देश कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका सहयोग ले सकते हैं, इसके साथ समझौते बेहतर कर सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं। ये बातें की जा रही है। यह कब जाएंगे? जब भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के जो आयोजन होने वाला शिखर सम्मेलन जो कोरोना 2019 के बाद पहली बार होगी, भौतिक रूप से नहीं, इससे पहले वर्चुअली होती थी। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद इस ग्रीस की यात्रा होगी। कोई भारतीय प्रधानमंत्री 40 वर्ष के बाद इस देश की यात्रा करेगा। तो ऐसे ही अपने आप में अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है, इसे समझिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। और ये प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर जा रहे हैं। तो इन प्रधानमंत्री का, भाई साहब का नाम याद रखिएगा, बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछ सकता है ना। बीपीएससी इस प्रकार की चालाकियां बहुत करती है। जब भी भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी दौरे पे जाते हैं, उस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम आपसे प्रश्न के तौर पर कर सकता है। तो थोड़ा सा याद करना है, बाकी अपने अपने स्टेट का देख सकते हैं। अब है कि ब्रिक्स प्लस का सम्मेलन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। इस पर मैं पहले भी बात किया हूँ कि कैसे ब्रिक्स को और भी देशों की ज़रूरत है और अन्य देशों को जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको ब्रिक्स की क्यों ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, बस सिंपल, जब इस पर सम्मेलन होगा मैं चर्चा फिर से करूँगा। फिलहाल आप पहले के वीडियो से काम चलाइएगा कि ब्रिक्स को क्यों विस्तार देना चाहिए। इसका सिंपल और सरल तरीका से कि नए अवसरों को सृजन करने की आवश्यकता है। केवल हम एक केंद्रित होकर कार्य नहीं कर सकते हैं। जहां पर जितने अधिक देशों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, हमें नवाचार के उतने ही बेहतर विकल्प मिलेंगे, द्विपक्षीय समझौतों को बेहतर करने का उतना ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमारा साझा रणनीति, साझा दायित्व विकसित किया जा सकता है। और हम इसके साथ साथ इस मंच के माध्यम से वैश्विक मंचों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ताकि हम भारत यूएन के मंचों पर अपनी एक मित्र लॉबी को क्रिएट कर सके। ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी जरूरी हो जाता है। सारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा।
क्लास कैसा लगता है, वीडियो आप लोगों को हेल्प कर पा रही है नहीं कर पा रही है, इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर सपोर्टिव मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारे एसेट है। लगातार मैं इस पर बात करता हूँ, आपकी उन्नति हमारी उन्नति होगी, और इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक पीटी फैक्ट और याद रखिएगा, दशकों तक नहीं खींचेंगे भूमि के विवाद, रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। यह राज्य 26 राज्यों में डिजिटल अभियान कार्य पूरा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ राजस्व भूमि के 76.68% नक्शों का डिजिटलीकरण हो चुका है। तो पीटी फैक्ट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसे क्या करना, पीटी फैक्ट के तौर पर याद करना। भूमि संसाधन द्वारा विकास विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 3 घटक हैं। जिसमें पहला क्या है, भूमि का अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना, रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण करना, और भूमि अभिलेखों के साथ इसका एकीकरण करना। इस अभियान इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पीटी फैक्ट के तौर पर याद कर लेना है। आगे बढ़िए, चलिए अब टू दी पॉइंट बात होगी, नो बकवास होगी, सीधे सीधे एग्जाम क्रैक करने का अधिकार मिलेगा आप लोगों को। अब चलिए, यह हमेशा विवाद होगा, और इसी से एक विवाद जुड़ा। अन अकेडमी एजुकेटर एक है संगवाल जी, है ना, जो संगवाल जी हैं उनका है जुड़ा हुआ मामला, जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि अनपढ़ लोगों को अगली बार वोट देने से एक बार जरूर सोच लें। उनका कंसर्न यह था कि कानून में सुझाव किए जा रहे हैं, नामों में बदलाव किए जा रहे हैं। अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, या इस प्रकार कोई भी पद पर होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा, ये शब्द नहीं लिए, उनके द्वारा यही बातें की जा रही थी। कहने का अर्थ यही था। भावनाएं क्या है समझ में नहीं आती है, समझ में जरूर आती है। आप ही मुझे बताइएगा, संविधान में कहीं यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मैं तो लगातार आप लोग को बोल रहा हूँ ना, औपनिवेशिक विचारधारा से हमें बाहर निकलना है। यह हमारे देश का जितना बंटाधार किया है इस सोच ने, वो किसी ने नहीं किया है। और उसके बाद मैं एक सांप्रदायिकता की बात करता हूँ, जिसमें हम पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष होने के दावा करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति पंथ निरपेक्ष है नहीं, पर हम स्वरूप अपनाए रहते हैं, इस दोहरी नीति को चलाते हैं। इस दो शब्दों ने जितना देश का बेड़ा गर्द किया है ना, उस किसी शब्द अनर्थों ने नहीं किया है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब अब्दुल्ला जी के द्वारा, फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है, शेरे कश्मीर शब्द हटाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार पर भड़के, और वो बोलते हैं कि इससे नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता। बिल्कुल नहीं बदल जाता है, तो बिल्कुल भी यह नहीं होता है आपके नाम पर देश की पहचान बने। जैसे जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इंदिरा गांधी संस्थान, संजय गांधी उद्यान। देखिए बात है, देश संपदा की बात होती है। देश में क्या है, संपदा किसकी है, आम जनता की है, और आम जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आम जनता से नामकरण होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं आपको यह समझ जरूर आएगी, किसी व्यक्ति विशेष के नाम होने से उनको, उनके परिवार, उनके पार्टियां, उनके सभी सामाजिक संस्करणों को लाभ मिलता है। इससे कोई दो राय छिप सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इंदिरा गांधी नाम रखने से, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नाम रखने से, या हम इस तरह का अब्दुल्ला फारूक या किसी प्रकार का MXYZ रखते हैं, अटल बिहारी संस्थान रखते हैं, अटल पत्र रखते हैं, क्या इस प्रकार के नामकरण से क्या देश में उस व्यक्ति विशेष से प्रभावित कारकों का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा? तो यह कहीं ना कहीं क्या था, औपनिवेशिक विचारधारा वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम क्या बात करते हैं, उन चीजों की बात करते हैं जहां पर हम बात करेंगे कि इस प्रकार की औपनिवेशिक विचारधारा को हम कब तक परिवर्तन के मार्ग में रोड़ा बनाएंगे, कि कोई व्यक्ति विशेष का योगदान केवल यह है उनके राजनीतिक सामाजिक योगदान में कि उसने कोई कार्य गतिविधि किया है। अब उसके नाम पर हम रोड का नाम रख रहे हैं, उनके नाम पर किसी संस्थान का नाम रख रहे हैं, या किसी नाम पर हम किसी व्यक्ति विशेष की पहचान बना रहे हैं, तो इसका अंत में लाभ क्या होता है, उस पार्टी विशेष को होता है, उस राज परिवार को होता है, उस
परिवार को होगा जो उससे जुड़ा होगा। तो क्या कहीं नहीं कहीं हम मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहे हैं किसी विशेष के लिए? तो देखिए, यह बात जरूर होनी चाहिए, जिस प्रकार अन्य के नामों का परिवर्तन हो रहा है वैसे भी भाजपा शासित प्रदेशों में होना चाहिए। तो यह कहीं एक तरफी होगा तो विवाद जरूर क्रिएट होगा। तो क्या उन प्रदेशों में भी नहीं नाम परिवर्तन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। हर चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट लाने की जरूरत नहीं है। अब पीटी फैक्ट के तौर पर इसे भी देखिएगा कि लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिए पहली बार दौड़ी हाइड्रोजन की कारें, और 2032 तक जो एनटीपीसी है वो 2032 से 60 गीगावाट ग्रीन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी, पीटी फैक्ट बातें हैं, पीटी फैक्ट चीजों को लेकर कवर कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे। फिर देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बैंक शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? बंगलुरु में। तो आपको ये भी पीटी फैक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जहाँ पर 45 दिनों विशेष कंक्रीट से जरिए रोबोटिक्स प्रिंटिंग को 3D तकनीक से बना है। यह आपको इस तकनीक को याद रखिए, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। क्लियर है? तो चलिए इससे भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब वैश्विक समुदाय को अगली स्वास्थ्य इमरजेंसी के लिए रहना होगा तैयार। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य कॉन्सेप्ट पर चर्चा परिचर्चा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा था। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ किया जा रहा था? यह G20 जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था, अहमदाबाद में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। वहां पर ये बातें की जा रही थी, जैसे कोरोना जैसे महामारी के बाद वैश्विक समुदाय के अगली स्वास्थ्य इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। हम वेट नहीं करेंगे कि कोई इमरजेंसी हमारे पास आए। इस प्रकार का एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। साथ में हमारे छोटे छोटे समस्याएं तो है ही स्वास्थ्य संबंधी ना, इसको लेकर थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम करना है, समझने की कोशिश करना। चलिए, विरोध की बेजा दलीलें जो हैं पंथ निरपेक्षता जैसे कॉन्सेप्ट में, समान नागरिक संहिता जैसे कॉन्सेप्ट में, क्या यह सही है? तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा एक लेख में। इस पर हालांकि मैं पहले भी 2 3 4 5 बार चर्चा कर चुका समान नागरिक संहिता में। फिर एक बार देख लीजिए कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। इससे पहले विधि आयोग पर विमर्श शुरू कर दिया गया, और भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता के चलते प्रतिक्रियाओं में इतनी स्वाभाविक नहीं है। समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं ही मिली है। जो मैंने आपको विधि आयोग का जो आया था पब्लिक डोमेन पर, उस की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम समुदाय, आदिवासी वर्ग नेताओं की ओर से विरोध के स्वर सुनाई पड़े। इसमें आदिवासी समाज की बात समझ आती है, क्योंकि देश में भिन्न भिन्न प्रकार के आदिवासी समूह है, जो प्रत्येक समूह की अपनी अपनी मान्यताएं और रस्म और रिवाज हैं। पर विरोध के स्वर के बीच में ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए। क्या न्याय, समानता और बच्चों के अधिकारों जैसे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत पूरी तरह से देश में लागू हो पाए हैं? इस संदर्भ को समझने का, जिस पर मैं आप लोग को पहले भी बातें करता रहा हूँ। क्या समानता के आधार पर हम मानवीय व्यवहार कर पा रहे हैं? क्या न्याय के आधार पर हम मानवीय व्यवहार कर पा रहे हैं? धार्मिक आधार को भी हमको साइड में रखिए कि आपके धार्मिक आधार क्या पॉजिटिव होंगे, क्या नेगेटिव होंगे। पहले तो आप मानव है ना, मानव है, तो मानव के आधार पर आपके अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? मानव के अधिकारों के आधार पर आपको अवसर कितने मिलने चाहिए? इस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। क्लियर है? इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे मैं बात करूं। अब यही देखिए, जो सांगवान जी का विवाद था औपनिवेशिक कानूनों के मुक्ति और भारत, यह टॉप टॉपिक रहा है। मैंने इस पर अनअकैडमी पर भी इससे संबंधित टॉपिक को कवर किया है, तो आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं कि कैसे देश को एक औपनिवेशिक विचारधाराओं से दूर निकलने की जरूरत है। मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे कि ऐसी क्या जरूरत है जो हम 1860 से 72 के बीच में बने कानूनों को आज तक ढोएं। क्या हमारे न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, संसदीय प्रक्रियाओं में इतनी क्षमता नहीं है कि हम वर्तमान संदर्भ में ऐसे नियम कानून को बना सके जो वर्तमान समसामयिकी और भविष्य की चीजों को लेकर ध्यान में बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सांगवान जी का मामला में बस इतना समझने का प्रयास कीजिएगा,
उनका सिलेबस जो उन्होंने पढ़ा था, नोट्स बनाया था, उसमें उनको परिवर्तन करना था, परिवर्तन करना पड़ रहा होगा, जिसके आधार पर उन्होंने ये बातें रखी भी। देखिए कल उनके द्वारा अपना सार्वजनिक तौर पर, आज ही रात में, शाम में वो अपना सार्वजनिक तौर पर अपने बयान रखेंगे, पर जो बातें निकल कर आ रही है वो बात समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कोई व्यक्ति विशेष अपना सिलेबस चेंज करने से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो इसलिए देश की नीतियां नहीं बने, या किसी व्यक्ति को इसलिए दिक्कत है कि हम उन आधारों पर लेकर कोई परिवर्तन होगा जिससे बड़े व्यापक बदलाव होंगे, हमें उसे याद करने होंगे, याद कराने होंगे किसी स्टूडेंट को, तो यह बिल्कुल आधार गलत है। उनकी संकीर्ण मानसिकता को यह दर्शाता है। आपको मैंने पहले भी औपनिवेशिक कानून के बारे में, ये तो कानून छोड़ दीजिए, कोई भी रीति रिवाज ऐसा है जो औपनिवेशिक शासन से या उससे पहले प्रभावित रहा, उसको परिवर्तन करने की मांग में करता रहा, क्योंकि बदलते देश में बदलते आधारों की जरूरत है, बदलते कानून की जरूरत है, आवश्यकता है। वर्तमान समसामयिक दौर से जो कानून की आवश्यकता बदल रही है, उस अनुपात में हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो क्या आईपीसी की धारा है, आईपीसी का एक्ट जो 1860 के दौर में जो पहचान करता है, क्या वो पहचान कर सकता? वैसे भी हमको उसमें संशोधन करने पड़ जा रहे थे। तो एक नया फ्रेश कानून जो अतिरिक्त आईपीसी कानून जो औपनिवेशिक शासन के दौरान किसी न तरह भारत में शासन करने के लिए लाई गई थी, तो हम उस औपनिवेशिक ढांचा को क्यों ढोएं? हम नया फ्रेश कानून एक बनाए वर्तमान तौर पर, और कानून बनते ही इसलिए कि उनको संशोधन किया जाए आने वाले समसामयिक तौर पर। तो इससे किसी का सिलेबस चेंज हो रहा है, किसी का नोट से डैमेज हो रहा है, इससे देश नहीं चलेगा ना। देश अपने अनुसार चलेगा, आपको उसके अनुसार चलना होगा। देश वो हाथी है, देश वो हाथी है जो अपने पीछे नहीं देखता है उसके पैर के नीचे कौन रौंदा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। उससे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि देश में रौंदा कौन जा रहा है। अब ध्यान रखना होगा, उस हाथी उसी आधार से चलेगा जो उसके रास्ते में पैर रखे जाते हैं, जहां उसके रखे जाएंगे। अब इसके आसपास आपको व्यवस्था करनी होगी, शासन प्रशासन को, कि उसके पैर के नीचे कोई व्यक्ति, कोई वंचित वर्ग, कोई जो वंचित वर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जिसके अधिकार इसके पैर के नीचे नहीं आए। बस हमारे शासन प्रशासन का दायित्व इतना ही होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को जो समझ लिया तो कभी भी इस प्रकार के विरोध को कभी नहीं करेगा। देखिए, पढ़ा लिखा होना यह जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता हो। ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो मूर्खता की पहचान करते हैं। ऐसे बहुत से अनपढ़ लोग हैं गाँवों के जो ऐसी ऐसी बौद्धिकता की बात करते हैं जिसका तोड़ आपके पास अभी तक किसी साइंटिस्ट के पास नहीं आया। आप गांव में जाइएगा, ऐसे ऐसे नैदानिक आपको उपचार बताएंगे कि जो आपकी साइंस आज तक उसको डिफाइन नहीं कर पाई है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से सृजन कीजिए, उससे विनाश करने की कोशिश मत कीजिए। आपका व्यक्तिगत राय है किसी भी टॉपिक में तो आप तक ही वो सीमित होना चाहिए। उसे सार्वजनिक मंचों पर उसे व्यवहारिक तरीके में लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और खासकर टीचर को तो और इस तरह से मर्यादित होना चाहिए कि आप अपने कानूनन आधार में अधिक से अधिक सकारात्मक पॉजिटिव बातों को लेकर आए। ठीक है ना, नेगेटिव बातें करना आसान है। ठीक है ना। मैंने एक कल वीडियो देखा था जिस पर मैंने कमेंट किया हूँ। कोई यूट्यूबर्स हैं जो यह बोलते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री या तो जो लोग हैं वो पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें परिवारवाद जैसे शब्द का यूज किए हैं। आपको मौलिक अधिकार पर सोच के देखिएगा। अभी भाजपा कांग्रेस और इस आधार पर हटा दीजिए, सभी बातें साइड में रखिए। क्या आपको लगता है देश में परिवारवाद का कॉन्सेप्ट 21वीं सदी के इस दौर में होना चाहिए या 47, 50, 100 के दौर में होना चाहिए? 2000 हम 45 की बात कर ले, 47 की बात कर ले, 2100 की बात कर ले, उस दौर में परिवारवाद जैसे कॉन्सेप्ट, भाई भतीजावाद वाले कॉन्सेप्ट, भ्रष्टाचार वाले कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए? अब मौलिकता का आधार पर अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाँ या ना का कॉन्सेप्ट बताइएगा। अगर है तो क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए, और है तो क्यों होना चाहिए,
इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और विधि कानून पर हम बात करें तो क्या करना है, इसका नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, जो बदलाव पहले भी चर्चा की जा चुकी इस टॉपिक से, तो इन चीज़ों को समझिएगा, बदलाव किए जाएंगे। और जो लोग बेवकूफ़ तरीके से ये चीज़ें स्पष्ट करते हैं ना कि एक तरफा निर्णय लिया गया है, तो इसका मतलब वो तथ्यों की जांच नहीं करते हैं, तथ्यों की नहीं जांच करते। इस कानून को लाने से पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, 16 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, 142 सांसदों और 270 विधायकों की बड़ी संख्या आम जनता के साथ सुझाव मिले, जिन्हें इनमें शामिल किया गया। तो यह रातों रात चेंज किया गया सरकारी फरमान नहीं है। नांगवार जी को यह चीजें समझनी चाहिए थे, आंकड़ों पर जाकर चीजों को समझना चाहिए था। क्या देश में परिवर्तन की मांग चल रही है कि ऐसे कानूनों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना, इसको क्या करना, बदलाव करने चाहिए या नहीं चाहिए। इस कानून के बदलाव से क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो ये कानून गलत है। क्या आपके जीवन के अधिकार को हनन किया गया है? तो बिल्कुल गलत है अगर ऐसा किया गया। ये सब जब नहीं किए गए हैं, अवसरों को नहीं रोका गया है, तो केवल इसलिए बदलाव हो रहे हैं कि जिसमें औपनिवेशिक शासन के दौर से हम वर्तमान भारतीय प्रतिनिधित्व का शासन करेंगे। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आप भारतीय संविधान का पुनः परीक्षा करवाइए, पुनः परीक्षा करवाइए। परीक्षा करना की जरूरत है कि पूरे संविधान को एक बार फिर री क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए या रीड करना चाहिए कि वर्तमान 2000 हमको 24 में, या हम 2047 का दौर का बात करें या उससे आगे, कौन कौन से संविधान में तथ्य होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। क्योंकि 1947 के दौर से हमारा संविधान चल रहा है, लंबे अरसे से उसमें परिवर्तन पर परिवर्तन हुए जा रहे हैं। तो क्या हमारे संविधान में उन मौलिक तथ्यों को शामिल करने में कहीं कमी रह गई है, जिसमें हमको बार बार संशोधन करने पड़ रहे हैं? हम 100 से अधिक संविधान संशोधन कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ। अब इस आधार को अगर आप लोग गलत समझिएगा तो इसका मतलब यह है कि आप उन चीजों को ही नहीं समझ पाए जो हमारे शासन प्रशासन की मौलिक आवश्यकताओं को बल देता है कि हम शासन प्रशासन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। शासन प्रशासन को बेहतर हम शासन में अपनाए जाने वाले तकनीकी पहलुओं को बेहतर करके प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे लिंक को शेयर कर सकते हैं आप। देखिए, प्रयास जो किया जा रहा है आप लोग का सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग सारी कहानियाँ करते हैं पर लिखने का कोशिश नहीं करते, आप सारी कहानियाँ करते हैं पर बोलने की कोशिश नहीं करते, आप सारी कहानियाँ करते हैं पर सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं तो सपोर्ट दिखता ना, यूट्यूब पर डेली टेलीग्राम पर टेस्ट हो रहा है, आपको अभी तक 2800 के आसपास ही मेंबर है, शायद मे भी 2300-2800 के बीच होंगे। यूट्यूब पर 2800 हैं। क्या आपको इस चीज़ें प्लेटफॉर्म दी जा रही है? आपका नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति 10 से 15 लोगों को, अपने मित्रों को समझाए सुलझाए, उसको जोड़ने का प्रयास करे? अगर प्रत्येक व्यक्ति भी अगर 10-10 जोड़ ले ना, मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ ना, मैं आपको उसका सारा कंटेंट एक निचोड़ में देता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए, बड़े बड़े कोचिंगों के व्यवहार से आप बाहर निकलिए। जो आपको लगता है वो जो दे रहा है वो बेस्ट दे रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा, कर सकता है, कर रहा होगा, पर उसे भी लाजमी अधिकार मिलने चाहिए जो इस और प्रगति से कार्य कर रहा है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो देखिए, इतना मेहनत करने के बाद फिर भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो अंदर से आत्मा है ना, कुछ जवाब मांगती है, ठीक है ना? उस सवाल का जवाब मैं देने की स्थिति में जिस दिन आ गया तो सारी चीज़ बंद कर दूंगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष सब लोग विशेष सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग सेल्फिश तरीके से कार्य करेंगे, तो मैं सेल्फिश लोगों के साथ काम नहीं करता हूँ। सीधा सा एक लॉजिक है, इसको समझिए या नहीं समझिए, इसको मेरा बैकअप प्लान भी समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं आप। लगेगा आपको रूड तरीके से बात कर रहे हैं सर,
पर इस चीज़ को समझिए, आखिर 1.5 साल से आप लोगों को मैं सेवाएं दे रहा हूँ, क्या मेरी इतनी क्षमता नहीं है आप लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बनाने का? केवल अपने आधार पर ही हम सब करें? आपका भी तो नैतिक जिम्मेवारी है ना, नैतिक जिम्मेवारी है नहीं, है कि नहीं? मैं बहुत से लोगों का रील देखता हूँ, व्हाट्सएप पर रील लगाते, गाना लगाते, कोई कोई किसी का ये रील लगाता है, तो इससे बेहतर है कि हमारा भी तो लिंक कभी सपोर्ट कर सकते। कोई यूट्यूब पर रील बना रहा है तो अपने मेरे ही नोट्स को बना रहा है, पर वहां नाम नहीं लिखता है। तो सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं चीजें है ना, आत्मा अंदर से तोड़ देता है कि इतना करने के बावजूद इतने कम प्राइस में आप लोगों को सेवाएं दी जा रही है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो चलिए कोई बात नहीं, वेट करूंगा इस साल तक, स्थितियां परिस्थितियां क्या रहती है आप लोगों का। नहीं तो प्रोफेशनल बनने को आऊंगा तो मैं भी प्रोफेशनल बनूंगा, तो फिर आपका शोषण होना शुरू हो जाएगा, फीस बढ़ जाएगा, 10-10 20-20 हजार 30 हजार फीस बढ़ जाएगा। मैं 4 प्लेटफॉर्म पर टीचर को रख के प्रोफेशनल तरीके से पढ़वाना शुरू कर दूंगा, मैं भी क्यों इतना थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत करूंगा। रीजन है, लाभ ले लीजिए कम अर्थ पैसों में, फिर दिक्कत समस्या आपको ही हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।